नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है सभी ने अवज्ञा आंदोलन यहाँ तक क्लास कर लिया था और आगे जो है हम कहते हैं कि गांधी इरविन समझौता से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा देर नहीं करना है और फटाफट स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो है BPSC जो टीचर का एग्ज़ाम है वो अपने निर्धारित समय पर होगा। ये बात भी जो है वहाँ के अध्यक्ष जी ने कह दिया है और इसके साथ साथ में जो है सभी सेंटर भी जो सेंटर की लिस्टिंग है वो भी आ गई है। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे और शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले हमारा दिया है गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से मतलब हुआ था। तो देखिए ये कब हुआ था, ये बात पूछा गया है। तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज बनाने के लिए जो है गांधी इरविन समझौता किया गया था। अच्छा, इसकी डेट क्या थी? तो क्या डेट थी? 5 मार्च 1931। देखिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो बात है वो हम बता दे रहे हैं। तो गांधी इरविन, देखिए जैसा नाम से लग रहा है यही पूछेगा आपसे डायरेक्ट कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था और किन के मध्य हुआ था। तो गांधी इरविन नाम ही है, तो गांधी इरविन के मध्य हुआ था, ठीक है। और उस समय ये क्या था? वायसराय था, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर बात करें गवर्नर जनरल था, और इसके साथ साथ में अगर बात करें ये वायसराय, गवर्नर जनरल, ये सब सेम बात है। और गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए किया गया था। और कब किया गया था? तो 5 मार्च 1931। ये डेट सहित याद रखिएगा, क्योंकि आपसे डेट सहित ही पूछा जाने की संभावना ज़्यादा होता है इरविन गांधी के समझौते पर, ठीक है। वह आंदोलन जिसका स्थगन गांधी इरविन समझौते से किया जाना था, क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब इसका उद्देश्य क्या था? तो एक तो जो है गोलमेज में कांग्रेस की भागीदारी को सहज बनाना, और दूसरी बात क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या करना? स्थगन करना, ठीक है। इसके बाद में अगला है गांधी इरविन समझौते को हस्ताक्षरित होने की महत्वपूर्ण भूमिका। मतलब जो इसमें समझौते पर हस्ताक्षर करवाया था तो वो किसने करवाया था? TB सप्रू, यानी तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। इरविन और गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? तो इन दोनों लोगों को कहा था सरोजिनी नायडू जी ने, ठीक है। अगला हमारा है गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना का पुरस्कार कहा था किसने? एलन कैम्पबेल जॉनसन ने, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। तो पहली बात तो देखिए इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार पटेल जी ने की थी, ठीक है। किसने की थी? सरदार पटेल, ठीक है। और इसी में मूल अधिकार की बात की गई थी। किसकी? मूल अधिकार की, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसकी बात की गई थी? मूल अधिकार की। अच्छा, अगर संविधान में बात करें तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, मौलिक अधिकार, वो किस में है? तो वो भाग 3 में है, ध्यान रखिएगा, भाग 3 में है। और 12 से 35 तक, ध्यान रखिएगा, कितने से कितने तक? 12 से 35 तक। और इसी में अगर बात करें मौलिक कर्तव्य, देखिए दोनों में अंतर है। मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य हमारा कितने में है? तो ये हमारा पड़ जाता है 51A और 4 का, ध्यान रखिएगा, 4 का, यानी 4A, भाग 4A में और 51A में, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रारंभ में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो प्रारंभ में 0 थे, ठीक है। ये बाद में जो है लाया गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर कभी पूछ रही है कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, तो ये ध्यान रखिएगा जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये हमारा USSR यानी सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस इतना बात ध्यान रखना है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 11 है। और जब संशोधन होकर बना था तो बना था हमारा जो 10 था, ठीक है। इसके बाद में 86 संविधान संशोधन सन 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था 11वां, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। और जो हमारा भाग 4 है, इसमें जो है नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है जो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। ये 36 से 51 तक है। कितने? 36 से 51 तक। और इसी में अनुच्छेद 40 जो है वो गांधी जी से काफ़ी संबंधित है, क्योंकि इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का बात किया गया है, ठीक है। और जो 39 है उसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। इसके अलावा बहुत चर्चा में रहता है सिविल संहिता कोड, तो ये आर्टिकल 44 में है, ठीक है। तो इतना बात जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमने बता दिया। इसके बाद में जो है एक आप हमें बताइए अनुच्छेद 25 जो है, जो अनुच्छेद 50 है वो हमारा क्या बताता है? और जो अनुच्छेद 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते से संबंधित बात करता है, ठीक है। तो 50 में देखिए हम बता दे रहे हैं न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की बात कही गई है। आगे देखते हैं, इसी में देख लीजिए वही पूरा बात लिखा हुआ है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बाद में हमारा है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन यानी कहाँ पर हुआ था? तो कराची में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और जिसकी अध्यक्षता पटेल जी ने की थी। इसमें मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर ध्यान रखिएगा, आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्पित रूप से
जो है प्रारूपित किया था, तो किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी को लोकप्रियता, किसको? महात्मा गांधी को लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। तो ये किसने माना था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान रखिएगा, SC बोस ने। ठीक है। अगला हमारा इसी में हो जाता है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद से फिर हमारा भगत सिंह जी को फांसी हुई थी, ये 5 मार्च की डेट है, ये 23 मार्च की डेट है। ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, और इसके बाद में फिर हमारा क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं का सही क्रम। तो ये देख लीजिए, गांधी इरविन समझौता, राजगुरु को फांसी, उसके बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। ये क्रम ध्यान रखिएगा। सेम बात फिर से दोहराई गई है, बस इसमें पूना जो समझौता है उसकी बात कर दी गई है। अब देखिए गोलमेज सम्मेलन, देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू में से, ठीक है, वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, मौलाना मोहम्मद अली ने। ठीक है। अगर कभी पूछ ले तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, तो एक नाम बहुत ही जो जिक्र किया जाता है बार बार, वो हमारे कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में देखते हैं। तो देखिए 1930 में आयोजित हुआ था, और साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो लंदन में क्या हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो केटी पॉल ने किया था। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो देखिए महात्मा गांधी जी थे, सरोजनी नायडू, इसके अलावा मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक है। अगला है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि, तो बात वही होगी, महात्मा गांधी जी ने। अगला है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। बिल्कुल गलत बात, गांधी जी ने किया था। ठीक है। तो पहला तो हमारा स्टेटमेंट यही गलत हो गया। दूसरा है, गांधी इरविन समझौता 1931, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931। दोनों बात एकदम ठीक है। ठीक है। इसके बाद में हमारा हो जाता है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, ठीक है, कहाँ पर ठहरे थे? तो ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किंगस्ले हॉल में। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो गांधी जी हैं, तो वो बम्बई से लंदन जाने वाली पानी की जहाज़ में गए थे, उसका नाम पूछ लिया है, SS राजपूताना जहाज़। अगला है, महात्मा गांधी 1931 में खाली हाथ लौटे थे। ठीक है। तो ये हो जाएगा लंदन से। कहाँ से? अगला हमारा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जिस प्रश्न पर असफल रहा था वह है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला है, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। ठीक है। स्टार लगा दीजिए, कई बार है, भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है। अगला हमारा आ जाता है कि 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में, ठीक है, हुई बैठकों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है, उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि ये अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो तीनों सत्रों में संपन्न हुई थी। मतलब तीनों हुआ था, लेकिन इनके सत्र अलग अलग थे। ठीक है। बाकी इनके जो प्लेस थे और उस समय जो राजा थे, सब एक ही थे। ठीक है। इसीलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ जो है सत्र 3 आहुति हुई थी। ठीक है। अगला हमारा है, गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था, तो तीसरा हुआ था, पहला 30, दूसरा 31 और दूसरा 32। अगला देख लेते हैं, सही कथन बताना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसके? दलितों की तरफ से जो है नेतृत्व किया था। ठीक है। और अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पूना पैक्ट, स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। देखिए इसमें सभी बात एकदम ठीक है कि पहले गोलमेज सम्मेलन में क्या होता, दलित वर्ग के लिए निर्वाचक मंडल, और पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सर्विसों में उनके लिए प्रतिनिधित्व, और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं ली थी। आगे हम देख लेते हैं सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है। तो देखते हैं सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट। ठीक है। ये पूना पैक्ट जो है ये 24 सितंबर को हुआ था, ध्यान रखिएगा 24 सितंबर, और बाकी सन जो है सेम रहेगा 1932। देखिए सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित हुआ था, मतलब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है। अगला है, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, तो किसके लिए? अछूतों के लिए। ठीक है। या निम्न वर्गों के लिए भी आ सकता है। अगला है, मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत, यानी इसको अंग्रेजी में कैमुअल अवार्ड भी कहते हैं सांप्रदायिक पंचायत को, ने पृथक चुनाव क्षेत्र एवं
आरक्षित सीटें आवंटित की थी, तो किसके लिए? तो ये हो जाएगा मुस्लिम के लिए, सिखों के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए। अगला है महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था, तो कब किया था? कम्युनल अवार्ड के समय, ठीक है, यानी कि सांप्रदायिक पंचायत के समय। अगला है 1932 में, ठीक है, 1932 में महात्मा गांधी ने, ठीक है, मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया था, किस लिए? रैबजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिकता, ठीक है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी थी। मतलब क्या हो गया था कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा करते ही क्या हो गया था, और सबके लिए अलग अलग पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर दी गई थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट दोनों में, जैसे दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, तो पहले तो हमको पता ही है कि दोनों में सीटों का जो है निर्धारण किया गया था। तो देखिए सांप्रदायिक पंचायत में 71 था, जबकि पूना पैक्ट में 147 सीट जो है वो दलितों के लिए आरक्षित था, ठीक है। अगला है पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था, तो वही ऊपर वाली बात है कि दलितों के लिए प्रतिनिधित्व देना। अगला है पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया था, ठीक है, और उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीट आरक्षण की बात की गई थी। तो दोनों बात सही है और व्याख्या भी एकदम ठीक है। अगला है भीमराव अंबेडकर, ठीक है, और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है? पूना समझौता। आगे देख लेते हैं इसी में कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध गांधी जी ने आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ, और इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों एवं भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूना पैक्ट पर गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात संपादित किया गया था पूना समझौता। आगे हमारा हो जाता है भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, एम के गांधी 1932 के ऐतिहासिक पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो इसमें कौन किया था? ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने तो कतई नहीं किया था। इसके अलावा किसने किया था? भीमराव अंबेडकर। और गांधी जी के जो अनुयायी थे कौन थे? तो उन्होंने किया था मदन मोहन मालवीय थे और राजगोपालाचारी जी ने किया था। अगला है 1932 के पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ। ध्यान रखिएगा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसकी अध्यक्ष इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गांधी जी ने, लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? घनश्याम दास बिरला, ठीक है, और जीडी बिरला भी इन्हीं को कहते हैं। अगला है ऑल इंडिया, ठीक है, अनटचेबिलिटी लीग, ठीक है, अनटचेबिलिटी लीग यानी इसी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। के बाद इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीडी बिरला थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अभी बता दिए, महात्मा गांधी जी ने की थी। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था, ध्यान रखिएगा, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। अगला हमारा है महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। ये किसने कहा था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। अगला हमारा जाता है कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934, ठीक है। इसमें देख लीजिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? किसकी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1934 में, ठीक है। एम एन राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, पट्टम तालु पिल्लई, आचार्य नरेंद्र देव, कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव जी थे, ठीक है। अगला हमारा है वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। किसके? अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, ठीक है। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? कहाँ पर? बिहार में। तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। लोकनायक किसका नाम था? तो लोकनायक जो है वो भी जयप्रकाश नारायण का ही नाम था। और इनका जो है दिवस कब मनाया जाता है? तो अप्रैल 1946 में, ठीक है। अगला है श्री नरसिंह नारायण थे समाजवादी। अगला हमारा आ जाता है सही कथन है 1936 में हस्तांतरित, ध्यान रखिएगा, 1936 में हस्ताक्षरित यानी साइन किया गया बॉम्बे मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसको समस्त भारत में बृहत व्यापारिक, ठीक है, समुदाय का सहयोग जो है मिला था। अब हमारा आगे आ जाता है प्रांतीय चुनाव। क्या आ जाता है? प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। देखिए 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। कहाँ से? तो ध्यान रखिएगा, पंजाब में, ठीक है। प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था कब? 1935 के अधिनियम से। किसके? 1935 के अधिनियम से। अगला है 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में, ठीक है, विधानसभा चुनाव में मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बंगाल राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ? मद्रास, बिहार, उड़ीसा और
उड़ीसा और बंगाल, ठीक है। तो बंगाल में कहाँ पर नहीं हुआ था, तो ये बंगाल में उसको जो है पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता, पंजाब में भी नहीं होता और बंगाल में। अगला है बम्बई असम, ठीक है। और बम्बई असम उड़ीसा और बिहार में वह प्रांत जहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, असम हो जाएगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्तों की संख्या कितनी थी, तो 5 थी, ठीक है। कितनी थी, 5 थी। 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था मध्य प्रांत और उड़ीसा में। अगला है वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनावों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, बिहार, मद्रास, उड़ीसा। अगला है बिहार, मद्रास, उड़ीसा एवं पंजाब में से वह प्रदेश जिसमें 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन हुआ था, तो वो कौन था, तो पंजाब, ठीक है, नहीं हुआ था। ध्यान रखिएगा कि देख लेते हैं एक बार, बिहार, मद्रास, उड़ीसा एवं पंजाब में से वह प्रदेश जिसमें 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का गठन, ध्यान रखिएगा, नहीं हुआ था, तो वो पंजाब में। 1937 में जो है कांग्रेस का मंत्रिमंडल जो है बना था 6 प्रांतों में, कितने, 6। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में चुनाव में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितना था, तो 28 माह तक। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला है मुस्लिम लीग ने जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया, तो 1939 में। कांग्रेस के भूस्वामी को समाप्त करने की नीति कार्यकारिणी कमेटी 1937 में बनाई गई थी। अगला है 1937 में, ठीक है। 1937 के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में, ठीक है, वित्त विभाग, कौन, वित्त विभाग सौंपा गया था। तो वित्त विभाग किसको सौंपा गया था, रफ़ी अहमद किदवई को। अगला हमारा आ जाता है कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिम की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम क्या है, तो पीरपुर रिपोर्ट, उसके बाद शरीफ रिपोर्ट, उसके बाद मुस्लिम, ठीक है, सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, इतना था। इसके बाद में देख लेते हैं कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। ये त्रिपुरी कहाँ पड़ता है, तो त्रिपुरी हमारा हो जाता है जो है मध्य प्रदेश में। और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दोबारा, इससे पहले जो है हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसमें भी जो है सुभाष चंद्र बोस जी क्या हुए थे, विजयी रहे थे। तो ध्यान रखिएगा 1938 में, कब, 1938, ध्यान रखिएगा 1938 में भी कौन था, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। और 1939 का त्रिपुरी संकट आया था। अच्छा, हरिपुरा हरिपुरा कहाँ है हमारा, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में है। और फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था, ये एकमात्र गांव में होने वाला अधिवेशन था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, फैजपुर। तो इसमें देख लेते हैं। और देखिए मैं इसकी कहानी यही बताता हूँ। कांग्रेस का जो त्रिपुरी संकट था, इसमें गांधी जी की तरफ से जो है पट्टाभी सीतारमैया लड़े थे और वो हार गए थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी जो है इस्तीफा दे दिए थे, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि ये मेरी हार है, ना कि पट्टाभी सीतारमैया की। और इसके बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बना दिया गया था त्रिपुरी संकट का। अब देख लेते हैं, वही बात है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पर निर्वाचित कौन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अभी हमने बताया गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो त्रिपुरी सम्मेलन है, सुभाष चंद्र बोस ने दोबारा जो है इनको मतलब चुना गया था, कांग्रेस ने चुना था। तो ये त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर में, ठीक है, यानी मध्य प्रदेश में। सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार त्रिपुरी संकट में बने थे, यानी त्रिपुरी अधिवेशन में। अब देखिए इसमें आगे देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किए थे, तो कौन सा था, त्रिपुरी संकट। अब देखिए इनके इस्तीफे के बाद कौन बने थे, तो हमने बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, ठीक है। अगला हमारा है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी समस्त झगड़ा जिस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था वह क्या था, तो ध्यान रखिएगा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। अगला है वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जिसने जर्मनी ब्रिटेन के बीच युद्ध को, ठीक है, ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है, तो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा आ जाता है देसी रियासतें 1927 बटलर कमेटी। ध्यान रखिएगा बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, जो 1927 में बनी थी। भारत सरकार तथा, ठीक है, देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, किसके, भारत सरकार और देसी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारने का संबंध किससे था, बटलर कमेटी से, ठीक है। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस का गठन कब हुआ था, 1927 में। 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट, ठीक है, पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला हमारा है वह भारतीय संघ में
रजवाड़ों का जो है विलय आधिकारिक हुआ था 1947 में। राज्यों का विलयीकरण जिसका नेतृत्व किसने किया था? पटेल जी ने, ठीक है, सरदार पटेल ने। अगला है अन्य रजवाड़ों के बाद, ठीक है, भारत में विलय के बाद भी जिन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया वह कौन थे? तो देखिए, जूनागढ़ का एक तो नहीं हुआ था, इसके बाद में हैदराबाद का और जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न 26 अक्टूबर 1947 को बना था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में फिर हम देख लेते हैं भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश पंजाब, असम, बंगाल तथा बिहार में से वह प्रांत जिसने एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी, पंजाब, ठीक है। अगला है देशी राज्यों में से यथावत यानी समझौते का पक्षधर था कौन था? हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। इसको ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था 1948 में, ध्यान रखिएगा। पर एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमारा कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से स्टार्ट हुआ था? तो कब से हुआ था? 1939 से, ध्यान रखिएगा। 1939 से 45 तक, यानी 6 साल चला था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है उस समय जो है, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का पीएम, ठीक है, पीएम कौन था? तो ये था विंस्टन चर्चिल, ध्यान रखिएगा। कौन था? विंस्टन चर्चिल, ध्यान रखिएगा। बस यही 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकता है। तो ये दोनों हमने देख लिया। जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। अब आगे देख लेते हैं पाकिस्तान की मांग, ठीक है। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था। कब? 1933 में, ध्यान रखिएगा, 1933 में। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक छात्र था। मुसलमानों के लिए, ठीक है, पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था, ठीक है। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। अगला है सर्वप्रथम एक मुस्लिम पृथक राज्य के प्रस्ताव, वही सेम क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया है। अगला है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। अगला जो हमारा हो जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। कथन, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक, यह कथन किसका है? तो सर मोहम्मद इकबाल द्वारा, ठीक है। किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने। अगला है मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में कथन, तो देख लेते हैं। वह 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, ध्यान रखिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में जो मुस्लिम लीग की हुई थी उसकी अध्यक्षता किए थे और 2 राष्ट्र के समर्थक थे। अगला है मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति हुई थी। कब? 1930 में, ध्यान रखिएगा। 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में, ठीक है। किसके? इकबाल के। अगला हमारा है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का प्रस्ताव 1940 में। कब? 1940 में। अगला हमारा हो जाता है, ठीक है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव खलीकुज्जमा ने रखा था, ठीक है। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना ने 2 राष्ट्र के सिद्धांत की मान्यता दी गई थी वह हुआ था लाहौर में, ठीक है। मुस्लिम लीग के भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने अधिवेशन में किया गया था, लाहौर अधिवेशन में। अगला है वह तिथि जब, ठीक है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। क्या? पाकिस्तान दिवस, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो ये 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। अगला है, ठीक है, मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन 1940 में अध्यक्षता किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन में जो है अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला हमारा इसी में हो जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये 1940 में हुआ था और जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किसने किया था? तो वो किया था महात्मा गांधी ने। लेकिन क्वेश्चन आपसे महात्मा गांधी से तो बनेगा, लेकिन सबसे पहले ये ध्यान लीजिए व्यक्तिगत सत्याग्रही में विनोबा भावे जो है वो प्रथम सत्याग्रही को चुना गया था, ठीक है। पहले कौन थे? तो पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, ध्यान रखिएगा। और दूसरे कौन थे? तो दूसरे हमारे हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन थे? तो ब्रह्मदत्त, ध्यान रखिएगा कौन थे? ब्रह्मदत्त। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था किसने? महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। इसके बाद में हमारा हो जाता है कि क्रिप्स मिशन जो है भारत में 1942 में आया था स्टोफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, ठीक है। और इसको जो है 1942 में आया था और इसको उत्तर दिनांकित चेक कहा गया था। कारण ये था, देख लीजिए यहाँ पर, क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था, ठीक है। स्टोफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था और भारत को एक डोमिनियन, ठीक है, एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए। सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय राज्य संघ होना चाहिए। कोई भी
कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। ठीक है, इतना बात जो है कहा गया था किसमें, क्रिप्स मिशन में। आगे देखते हैं क्रिप्स मिशन, ठीक है, का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और डोमिनियन पद प्रदान करना। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा संविधान सदन द्वारा निर्मित, ठीक है, संविधान मान्य कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर हो सकता है। क्रिप्स मिशन के संबंध में सही है। देखिए यहीं पर जो है कूटनीति हो गई थी कि उन्होंने कहा था कि कोई भी सूबा जो है वो भारतीय संघ से बाहर हो गया था, मतलब यहाँ भी भारत को तोड़ने की बात की जा रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं वह जिनकी दृष्टि में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक यानी उत्तर दिनांकित चेक के नाम से था, तो महात्मा गांधी जी ने ये शब्द किया था उत्तर दिनांकित चेक या पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। ठीक है, या टूटते हुए बैंक के नाम से जो भी आप कह लीजिए। उस समय जो है क्रिप्स मिशन जो भेजा था कौन था, विंस्टन चर्चिल था। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था क्रिप्स मिशन के समय, विंस्टन चर्चिल था। अगला है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और मौलाना आज़ाद। अगला है महात्मा गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था, तो ये कहा था लॉर्ड लिनलिथगो ने। किसने, लॉर्ड लिनलिथगो ने। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना है। अब आगे आ जाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में, ठीक है, अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ध्यान रखिएगा, ये 1939 से 1945 तक थी। ठीक है, इसके बाद में 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में रखा गया था। ये वर्धा महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, तो ये लॉर्ड बेबल था। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो देखिए 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, इसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के जिस मैदान में रखा गया था, तो ग्वालियर टैंक मैदान था। ध्यान रखिएगा। अगला हमारा आ जाता है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व दिन महात्मा गांधी ने राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। ठीक है, आगे हमारा हो जाता है यह कथन, हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या तो आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। बहुत फेमस स्टेटमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा था। अगला है करो मरो का नारा भी महात्मा गांधी जी ने दिया था, और कब, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ठीक है, और जब 1942 का समय था भारत छोड़ो का, तो बलदेव सहाय जो थे, ठीक है, ये महाधिवक्ता पद से जो है इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, अगला है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था क्रिप्स मिशन प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में। ठीक है, उसके बाद में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में क्या सत्य है, तो देखिए यह आंदोलन स्वतः, ध्यान रखिएगा, यह आंदोलन जो है स्वतः प्रवर्तित था। इसमें सामान्य श्रमिक वर्ग और देखिए इसमें सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया गया था। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एवं यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब में से भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया था, तो इन सभी ने नहीं किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी ने नहीं किया था। आगे हमारा हो जाएगा AK आज़ाद। ठीक है, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था, तो सरदार पटेल जी ने किया था। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख किसने बनाया था, तो ये गांधी जी ने बनाया था। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला हो जाता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था, उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए 1945 तक थे, तो इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। और लगातार 6 वर्षों तक, देखिए क्वेश्चन बनता है, लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 6 वर्षों तक थे। ठीक है, और सबसे युवा भी थे, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का फल था क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों ने, ठीक है, नैराश्य, मतलब भारत के निराश तथा भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी, ठीक है, AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। ठीक है, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो पर प्रसारण किसने किया था, तो उषा मेहता जी ने किया था। इसके बाद में कांग्रेस रेडियो पर, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि के नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था, तो कौन थे, राम मनोहर लोहिया जी थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो फिर से एक बार चर्चिल ही था। और अमेरिकी पत्रकार, ध्यान रखिएगा, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके जो है साथ थे, तो कौन थे, लुई फिशर। और 1930 में जो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें कौन था, बेब मिलर।
ध्यान रखिएगा दोनों नाम। और महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर था, ठीक है, एक अमेरिकी पत्रकार था, ठीक है। इसके बाद में अगला है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे सबके लिए व्यापक रहे, बिहार एवं संयुक्त प्रांत में, किसके बिहार और संयुक्त प्रांत के लिए। अगला है लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, ध्यान रखिएगा। ए आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी एकदम ठीक है। अगला हमारा है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि जो 1942 में जब गिरफ्तार किया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, ध्यान रखिएगा। तो राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल में रखा गया था। और इसके बाद में फिर देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बम्बई से बनाया गया था और इनको जो है आगा खां पैलेस में कैद किया गया था। इनके साथ साथ इनकी जो पत्नी थी उनको और इनके जो सचिव थे महादेव देसाई, इन तीनों लोग को जो है किया गया था। इनकी पत्नी और महादेव देसाई की जो है मृत्यु आगा खां पैलेस में ही हुई थी, जबकि गांधी जी वापस आ गए थे। अगला है 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग में, ठीक है, गिरफ्तार किया गया था, वो कौन थे? शिव कुमार और रामानंद। अगला हमारा हो जाता है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, ठीक है। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो मुंगेर था, ध्यान रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान कब मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही हुए थे, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था जेपी बाबू ने, ठीक है, लोकनायक। आगे हम देख लेते हैं कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल लाए गए पटना में। कहाँ पर? पटना में लाए गए थे, ध्यान रखिएगा। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती राम प्यारी, ठीक है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों को जागृत करने का साहस दिलाने की सफलता मिली। करो या मरो का नारा, ठीक है, लोगों के मन में प्रवेश कर गया। तो देखिए इसमें हमारा दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी है, ठीक है। हमारा हो जाता है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस आंदोलन में अरुणा आसफ अली, ध्यान रखिएगा, अरुणा आसफ अली भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अगला है अरुणा आसफ अली पहली बार जो है आंदोलन जिसके साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी तो वो भारत छोड़ो आंदोलन था। अगला भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकारों की स्थापना की गई थी बलिया और सतारा से, ध्यान रखिएगा। बलिया उत्तर प्रदेश में और सतारा कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। आगे हमारा हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी और भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया खोज समय का तकाजा थी। तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है ये आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। कौन सा? आज़ाद हिंद फौज। देखिए आज़ाद हिंद फौज जो है इसमें देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो इसका गठन सुभाष चंद्र बोस जी का पहली बात तो जन्म कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? कटक में हुआ था। और ये जो कटक है ये महानदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। और कटक में ही जो है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा एशियाई डेवलपमेंट बैंक है उसकी भी राजधानी कहाँ है? तो मनीला में है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी तो कब की थी? 1939 में। कब की थी? 1939 में। आगे हमारा इसी में हो जाता है INA दिमाग की उपज थी किसकी? मोहन सिंह की, कैप्टन मोहन सिंह की। अगला है INA मानसिक पुत्र था ज्ञानी प्रीतम सिंह, ठीक है, मेजर आईवाची फूजीवारा का। अगला है भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह, ठीक है। अगला है सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर, ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को की थी। अगला है 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी तत्कालीन मलाया से। कहाँ से? मलाया क्षेत्र से। अगला हमारा हो जाता है सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी, इसका इंडियन नेशनल आर्मी, ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, किस सक्रिय सहयोग दिया था? तो किसने दिया था? रास बिहारी बोस ने। अगला है आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था? तो रंगून में था। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है द फ्री, ठीक है, इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई थी? तो ये महिलाओं से संबंधित रेजिमेंट था और ये रानी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, ठीक है। अगला सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, ठीक है। इसके बाद जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर 1945 को। और आज़ाद हिंद फौज
के सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था, वो कौन सा सैनिक था, उसका नाम पूछा है राशिद अली को। किसको? राशिद अली को। ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान के क्रिकेट से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है गुरदयाल सिंह प्रेम सहगल, ठीक है। मोहन सिंह शहनवाज में से आज़ाद हिंद फौज का वह अधिकारी जिसने लाल किले पर मुकदमा का सामना नहीं किया, तो कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। अगला है 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले मुकदमे में पैरवी, ध्यान रखिएगा, पैरवी करने वाले वकीलों में अध्यक्षता किसने की? भूलाभाई देसाई थे। अगला है 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में, ठीक है, दिल्ली में मुकदमे की पैरवी भूलाभाई देसाई, पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और KN काटजू यानी कैलाशनाथ काटजू में से किसने नहीं की थी? तो सरदार पटेल जी ने नहीं की थी। इसके बाद में हमारा आ जाता है इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में कांग्रेस के नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध, किसके? जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हमारा आ जाता है कैबिनेट मिशन। देखिए कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 में आया था और कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर P लॉरेंस, ठीक, इनके द्वारा, और ये द्वितीय विश्व युद्ध 1946 के बाद कैबिनेट मिशन आया था। भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव भी किया गया था, कब? कैबिनेट मिशन में। अगला हमारा हो जाता है 1946 का कैबिनेट मिशन, 3 कैबिनेट, ठीक है, 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित किया गया था। देखिए लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, बिल्कुल ठीक बात ये थे। इसके अलावा AB अलेक्जेंडर थे और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, लेकिन लॉर्ड एमरी नहीं थे, ध्यान रखिएगा। बाकी ध्यान रखिएगा, पैंथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों थे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इसी में। इसका प्रस्ताव मई में आया था, ठीक है, और इसमें अभी भी भारत के विभाजन मुक्त रखने की रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध है किससे? कैबिनेट मिशन से। ध्यान रखिएगा, किससे है? कैबिनेट मिशन से। मतलब ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? तो कैबिनेट मिशन से। अगला हमारा हो जाता है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में प्रांतीय सामूहिकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम, ठीक है, मंत्रिमंडल पाकिस्तान की स्वीकृति तथा संविधान निर्माण का अधिकार में से सही नहीं है, तो क्या? पाकिस्तान की स्वीकृति। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान की स्वीकृति। अगला है वह जिसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे, तो कैबिनेट मिशन 1946। अगला है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में सही है, तो देख लेते हैं क्या सही है। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। अगला है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में से कांग्रेस का वह नेता जो कैबिनेट योजना के पक्ष में पूरी तरह से था, तो कौन था? महात्मा गांधी। आगे हमारा हो जाता है वह कांग्रेस थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की थी, तो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अगला है कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे, ठीक है। आगे हमारा हो जाता है संविधान सभा, ठीक है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, वह गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, ठीक है, संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या अनुपात, ठीक है। तो देखिए कितना होना चाहिए? 10 लाख प्रति व्यक्ति। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरा कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। जब ये हुआ था तो इसके अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे, जबकि जब संविधान के अस्थायी हुआ था यानी 11 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आगे हम देख लेते हैं, ये सेम वही बात रिपीट किया गया है। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, कि वर्ष 1946 में, ठीक है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल में संविधान सभा के सदस्य थे। और अगला है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा एक सही है? तो देखिए इसमें जो है हमारा पहला वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा क्या था? देखिए वर्ष 1946 में, ठीक है, प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा को चुना गया था।
अगला हमारा इसी में हो जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े थे, तो किससे जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन से, ठीक है। अगला है, ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद संभाला था किसने? जीबी मालवंकर ने, यानी गणेश वासुदेव मालवंकर। आगे हमारा इसी में हो जाता है, अंतरिम सरकार का गठन। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो है गठन सितंबर 1946 में किया गया था, ठीक है। इसके बाद में 1946 में जो अंतरिम सरकार था, जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में खाद्य एवं कृषि विभाग था। इसके बाद में पूछा है, रेलवे मंत्रालय किसके पास था? तो आसफ अली के पास में था, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा जो अगला पूछ लिया है, देखिए जो एकदम अंडरलाइन कर रहा हूँ वही क्वेश्चन पूछेगा। इसमें पूछा है कि वर्ष 1946 में मुस्लिम लीग मतलब मुस्लिम लीग का कौन सा मेंबर था अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था, तब लियाकत अली खां को जो है विभाग दिया गया था वह, तो वित्त मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, इनको वित्त मंत्रालय दिया गया था। अगला है, जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जहीर और बी आर अम्बेडकर में से अंतरिम सरकार का सदस्य कौन नहीं था? तो भीमराव अम्बेडकर जी नहीं थे। अगला है, जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में से सितंबर तो ठीक है 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे, तो कौन? अबुल कलाम आज़ाद। अगला हमारा 1946 में चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी कहाँ पर? बंगाल में। सीधी मुस्लिम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, सीधी कार्रवाई दिवस जो है मुस्लिम लीग ने कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को। आगे हम देख लेते हैं, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय यूके में किस पार्टी का जो है सरकार था? तो वो था लेबर पार्टी का। अगला है, भारत के स्वतंत्र होते समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली था। आगे हम देख लेते हैं, ब्रिटेन सरकार ने, ठीक है, जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी? फरवरी 1947 में। अगला है, माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे यथासंभव भारत के संयुक्त रखने के विशेष हिदायत के साथ में। आगे हम इसी में देख लेते हैं कि भारतीय स्वतंत्र का आधार बनी थी माउंटबेटन, ठीक है, योजना। और माउंटबेटन योजना कब आई थी? ये भी बात ध्यान रखिएगा, 3 जून 1947 को, ध्यान रखिएगा 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कब किया गया था? तो जुलाई 1947 में। अगला है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो अभी हमने बताया 3 जून 1947 को। अगला हमारा है, अंग्रेज ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की थी और अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। नहीं, पहला सही है जबकि दूसरा गलत है। अगला है, स्वतंत्र भारत के ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक के थे। नहीं, ये गलत है, परंतु आर जो है हमारा सही है। अगला हमारा हो जाता है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। देखिए ये बात बहुत अच्छी चीज़ है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब मिली थी? 18 जुलाई 1947 को। अब भारत विभाजन का बाल्कन प्लान उपस्था माउंटबेटन के मस्तिष्क का, ध्यान रखिएगा, बाल्कन प्लान का संबंध किससे है? माउंटबेटन से, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश विभाजन के लिए मुख्य तौर से सम्मिलित हुई, इसलिए सहमत हुई क्योंकि बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। अगला हमारा है कि भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता रेडक्लिफ ने की थी, ठीक है। यानी भारत का जो विभाजन हुआ था वो 1947 में, तो उसकी निर्धारण किसने किया था? तो सर रेडक्लिफ ने किया था। अगला है, भारत में विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो चुका था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। अगला है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जेबी कृपलानी ने की थी। अगला है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक जो है तो वो किसने समर्थन किया था? तो किया था अबुल कलाम आज़ाद जी ने, ध्यान रखिएगा। अगला है, 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को, ठीक है, राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया गया था डॉक्टर किचलू। आगे हमारा इसी में हो जाता है कि सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला है, 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि को, ठीक है, अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण की थी संविधान सभा
ठीक है। आगे है 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन, ठीक है, गाया किसने गाया था? तो ध्यान रखिएगा, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने। अगला है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त की थी गवर्नर जनरल ने। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंट। और जो है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है। आगे आ जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी और भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल तो राजगोपालाचारी। ठीक है। फिर भारत का अंतिम वायसराय कौन था? माउंटबेटन था। ठीक है। और स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? तो विधि मंत्री भीमराव अम्बेडकर थे। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम कौन है? राजा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, उसके बाद में बीबी गिरी। अगला हमारा है कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? नेहरू जी ने, और इसके साथ साथ में पटेल जी ने। अगला है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी। ठीक है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, विभाजन हो रहा था, उस समय कौन था? भारत जब विभाजन हुआ था तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी। अगला, 15 अगस्त 1947 को राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जे बी कृपलानी में से और सरदार पटेल में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जे बी कृपलानी। ठीक है। सेम बात वही है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 1947 से स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे। तो कौन नहीं सम्मिलित हुआ था? महात्मा गांधी जी। देख लीजिए। इसके बाद संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। यह कथन किसका था? तो ये कथन था आर कोपलैंड का। ठीक है। अगला है, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। यह किसने कहा था? के एम पणिक्कर ने। आगे हम इसी में देख लेते हैं, भारत का संवैधानिक विकास रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। प्रथम बार गवर्नर जनरल को बंगाल के पद हेतु प्रस्तावित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक है। अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी 1774 में। ठीक है। अगला है, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत और 1774 में स्थापित हुआ था। ठीक है। और इसमें जो है इसकी अध्यक्ष कौन थी? तो सर एलिजा इम्पे थी। कौन थी? एलिजा इम्पे। इसके बाद में इनके 3 अन्य सदस्य थे, लेमेस्टर, हाइड और चैम्बर। ठीक है। अब देख लेते हैं, भारत के गवर्नर जनरल एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था 1786 के एक्ट के तहत। अगला है, ठीक है, अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था 1786 का एक्ट। 1793 एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया था, केवल संग्राहकर्ता अभिकर्ता बना दिया गया था। ऐसा विनिमय कारण था लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर के संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि व्यक्ति को इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। अगला है कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कब हुआ था? 1813 में। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझा जाने का एक कारण था। इसके द्वारा, ठीक है, भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रबंधन किया गया था। ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला हो जाता है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ होने की संस्तुति कब की गई थी? तो मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था उसके द्वारा। अगला है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली सिद्धांत स्वीकार 1853 में। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन कब किया गया था? 1853 में। ठीक है। चार्टर एक्ट 1853 में। अगला हमारा आ जाता है, ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी 1922 में। और ध्यान रखिएगा, ली आयोग भी जो है किससे संबंधित है? सिविल सेवा से ही संबंधित है। अगला हमारा हो जाता है, इसमें सुमेलित करना है तो देख लेते हैं, नियंत्रण परिषद की स्थापना। ठीक है। पिट का भारतीय अधिनियम 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात कर रहा है, ईसाई मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति, ये भी 1813। ठीक है। और इसके बाद में 1,00,000 रुपये शिक्षा पर खर्च करने की बात भी 1813 में ही की गई थी। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम जो है ये 1833 का था। ठीक है। इसके बाद में फिर देख लेते हैं चार्टर एक्ट 1813, इसमें क्या था? भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार। अगला है,
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचारों और दस्तावेजों ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। 1858 में क्या कहा गया? भारत का अधिकार, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। फिर हमारा आ जाता है पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह क्रियान्वित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना, ठीक है। आगे हमारा हो जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जिस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला हमारा हो जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था 1833 के चार्टर एक्ट में, ठीक है। आगे हमारा हो जाता है भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित हुआ था 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। फिर आगे हम इसी में देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त करके भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया, ठीक है। अगला है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो कब? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत, ठीक है। अगला है अधिनियम जिसमें सामूहिक कार्यचालन का स्थान विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद के उनके प्राधिकार और बल प्रदान किया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगला हमारा हो जाता है कि विधान परिषद का बजट, मतलब बजट पर बहस करना कब से ये शक्ति प्रदान हुई, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। अगला है अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1892 में की थी। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट लिए गए थे 1835, 1867, 1878 और 1908 से। अगला है बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1861 में, ध्यान रखिएगा। अगला है भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था, तो कौन सा? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला है 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को कहा जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी, ठीक है। अगला है बंगाल में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है, अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है प्रस्ताव संबंधित था संवैधानिक सुधार से। अगला भारत सरकार अधिनियम 1919 ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को। अगला है द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट कौन था, ध्यान रखिएगा। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट कौन सा था? 1919 में, ठीक है। अगला है यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया। ध्यान रखिएगा कि मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम के नाम से जाना गया, इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1921 लागू हुआ तथा मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए इसमें से जो है यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला हमारा जो हो जाता है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं भारत सरकार अधिनियम आधारित था तो किस पे था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। किस पे? साइमन कमीशन की रिपोर्ट। आगे हम देख लेते हैं कि 1935 में भारत अधिनियम की विशेषताएं क्या थी। गवर्निंग प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं के निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। अगला भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को। अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है, प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। अगला है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था, ठीक है। अगला है 1935 में भारत सरकार अधिनियम की केंद्र के साथ राज्यों में द्वैध शासन, कौन सा? द्वैध शासन, ठीक है, इसके साथ द्विसदनीय विधानमंडल, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता और एक अखिल भारतीय संघ में से एक वैशिष्ट युक्त नहीं था। केंद्र में, ठीक है, केंद्र में सात राज्यों में द्वैध शासन। अगला 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन की राजसी प्रांतों को, ठीक है, शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोध सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। अगला हमारा आ जाता है 1935 के अधिनियम के बारे में कहा जाता है एक कार में ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ठीक है। 1935 के अधिनियम के बारे में कहता है कि एक कार तो है पर इसमें ब्रेक नहीं, यह बात नेहरू जी ने कही थी।
आगे हमारा इसी में हो जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था, लखनऊ अधिवेशन 1936 में। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में गुलामी का अधिकार पत्र कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला हमारा हो जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंटल ऑफ द इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में समाविष्ट किया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। अगला है, ठीक है, यह कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है, ठीक है, कि मैं संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग में पुनः उत्पादित कर दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब देख लेते हैं, कुछ मैचिंग है इम्पोर्टेंट, उसको देख लेते हैं। देखिए, द रेगुलेटिंग एक्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। ठीक है, अगला हमारा जाता है भारतीय सरकार अधिनियम, तो इसमें क्या होता है, द्वैध शासन का प्रारंभ, और भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रदेशों में स्वायत्तता के लिए प्रावधान। कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसको भी देख लेते हैं। देखिए, 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, 1780 में जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर देखिए, सुमेलित पुनः जजिया कर किसने लगाया था, फर्रुखसिया ने, मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड, इसके बाद में सती प्रथा का निषेध लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और इसके साथ साथ में अगर देख लें दास्ताकांत किसने किया था, तो लॉर्ड एलनबरो ने किया था। आगे इसी में देख लेते हैं कि बाल विवाह जो है ये एनजी रानाडे से संबंधित था, ठगी प्रथा जो है ये कर्नल स्लीमैन से संबंधित था, मतलब इन्होंने इस पर जोर दिया था। विधवा पुनर्विवाह पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और पिंडारियों का दमन जो है किसने किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, किसने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। देखिए, यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट जो है दिवस दिए हुए हैं, जैसे विधि सेवा दिवस 9 नवंबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को, और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को, और अगर बात करें राष्ट्रीय महिला दिवस तो ये जो है हमारा 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 13 फरवरी को। ठीक है, इसके बाद में फिर यहाँ पर थोड़ा सा और दिया, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और उसके अलावा जो है जो हमारी विरासत पशु है यानी हाथी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, और 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस। आगे जो है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है उसको भी देख लेते हैं। अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, यानी बेसेंट की न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक की केसरी थी, और महात्मा गांधी की हिंद स्वराज थी। ठीक है, इसके बाद में फिर देख लेते हैं बापू माई गदर, बापू माई मदर, ठीक है, बापू माई मदर है, सॉरी गदर नहीं बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण लिखा था किसने, तो ये मनु बहन ने लिखा था। गीता रहस्यनामक किसने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक, जब ये मांडले जेल में थे तब ये बात लिखे थे, गीता रहस्यनामक पुस्तक लिखी थी। अरविंद घोष ने लिखा था द लाइफ डिवाइन। ठीक है, 19वीं शताब्दी में प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था तो कौन थे, कर्नल जेम्स टॉड। आगे देख लेते हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया किसकी थी, लाला लाजपत राय की। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी किसकी थी, बंकिम चंद्र चटर्जी की। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की थी। ठीक है, आगे इसी में देख लेते हैं कि लॉरी कॉलिंस एंड, ठीक है, डोमिनिक, ये किसकी थी, तो ये थी फ्रीडम एट मिडनाइट इनकी। दुर्गादास की कौन सी थी, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू। अगला है रफ़ीक जकारिया, इनकी कौन सी थी, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कौन सा था, इंडिया विंस फ्रीडम था। आगे फिर इसी में देख लेते हैं कि इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद जी की थी। उसके बाद में रन्स एंड रूइंस, ये सुनील गावस्कर की पुस्तक है। यंग इंडिया किसकी है, महात्मा गांधी की, और न्यू इंडिया किसकी है, एनी बेसेंट की। फिर यहाँ पर देख लेते हैं कि वैलेंटाइन चिरोल की क्या है, इंडिया अनरेस्ट। ठीक है, रफ़ीक जकारिया की क्या है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। सुभाष चंद्र बोस की क्या है, इंडियन स्ट्रगल। वी.डी. सावरकर की क्या है, इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अगला है सुरेंद्र बनर्जी की क्या है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है ए नेशन इन द मेकिंग। ठीक है, लाला लाजपत राय की क्या है, तो ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग। ठीक है, आत्मचरितात्मक, ठीक है, रचनाएं। सुभाष चंद्र बोस की फिर से आ गई, द इंडियन स्ट्रगल। एम.के. गांधी की हिंद स्वराज। ठीक है, इंडियन ओपिनियन भी इन्हीं की पत्रिका है, ध्यान रखिएगा, 1904 में प्रकाशित हुई थी, और ये अफ्रीका से हुई थी, मनसुख लाल नाजर जो है प्रकाशित कर रहे थे। अगला हमारा हो जाता है कि जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल, लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, फिर हमारा हो जाता है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, ताराचंद की है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार,
ये के दत्ता की है। और हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ये ताराचंद की है। आनंद मठ ये बंकिम चंद्र चटर्जी की है, ठीक है। और प्रीसेप्ट ऑफ जीसस ये किसकी है, राम मोहन राय की, ठीक है। अवर इंडियन मुसलमान से ये किसकी है, तो डब्ल्यू हंटर की है, ठीक है। आगे देख लेते हैं बी डी सावरकर की क्या है, तो बी डी सावरकर की द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। आर सी मजूमदार की है द सिपाही म्यूनिटी ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। अगला है रुद्रांशु मुखर्जी की क्या है, अवध इन रिवोल्ट 1857-58। अगला है एस बी चौधरी, इनकी है सिविल रेबेलियंस इन द इंडियंस म्यूनिटीज 1857 से 59। आगे देख लेते हैं जो हमारा है ऐलान ए हक, ये किसकी है, बिपिन चंद्र पाल की, किसकी है, बिपिन चंद्र पाल की, ठीक है। अल हिलाल किसकी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की, ठीक है। आगे हो जाता है तहजीब ये अखलाक, ये किसकी है, सर सैयद अहमद खान की, ठीक है। और युगांतर किसकी है, अरविंद घोष की। आगे देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल है, ठीक है। इसके बाद में ह्यूटोए की क्या है, स्प्रिंगिंग टाइगर है, क्या है, स्प्रिंगिंग टाइगर। अगला जो हमारा इसी में हो जाता है फिलिप, ठीक है, टॉलबॉट अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस। और अब्दुल कलाम की क्या है, अबुल कलाम आज़ाद की है इंडियंस विंस फ्रीडम, ठीक है। अच्छा विजन 2020 किसकी है, तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद जी की है, ध्यान रखिएगा। स्प्रिंग टाइगर नामक जीवनी किसकी है, तो स्प्रिंगिंग टाइगर जीवनी जो है ये सुभाष चंद्र बोस की है, ठीक है। अगला है भगत सिंह का क्या है ये, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की तो पता ही है इंडियन स्ट्रगल। सचिन नाथ सल्यान की क्या है, बंदी जीवन। आगे हमारा हो जाता है देख लेते हैं श्याम कृष्ण जो वर्मा थे, इनकी दी इंडियन सोशलॉजिस्ट, ठीक है। अगला है सचिन नाथ सल्यान की बंदी जीवन, ठीक है। फिर है लाला राम शरण दास की क्या है, द ड्रीम लैंड, ठीक है, दी ड्रीम लैंड। और भगवती चरण बोहरा की क्या है, द फिलोसफी ऑफ लव, ठीक है। अगला है अनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये किसकी है, तो भीमराव अंबेडकर की है, ठीक है। फिर इसके बाद में देख लेते हैं दुर्गादास की क्या है, तो देखिए इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। लुई फिशर की क्या है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। फ्रैंक मोरिस की क्या है, जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की क्या है, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। फिर सुभाष चंद्र बोस की क्या है, तो देखिए इंडियन स्ट्रगल है। इसके बाद दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड। और फ्रैंक मोरिस की क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू ये बायोग्राफी, ठीक है। आगे हम फिर से देख लेते हैं लाला लाजपत राय की क्या है, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। रफीक जकारिया की क्या है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। सुभाष चंद्र बोस की क्या है, इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। अगला है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पावर पार्टीशन, ये किसकी है, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की है, ठीक है। अब फिर इसी में देख लेते हैं ए बी हडसन की क्या है, द ग्रेट डिवाइडर। जवाहरलाल नेहरू की क्या है, ग्लिम्सेस ऑफ दी वर्ल्ड हिस्ट्री। राम मनोहर लोहिया की क्या है, द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। और महात्मा गांधी की हिंद स्वराज। फिर इसके बाद में देख लेते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की क्या है, तो वो हो जाएगा आनंद मठ, ठीक है। इसके बाद में माइकेल मधुसूदन दत्त की क्या है, कैप्टिव लेडी। रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या है, गोरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग। अगला हमारे इसी में हो जाता है बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बंकिम चंद्र चटर्जी देवी चौधरानी, ठीक है। दीनबंधु मित्र, नील दर्पण। और प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है। ये सब रचनाएं हैं। चंद्रकांता उपन्यास के जो लेखक हैं वो देवकी नंदन खत्री हैं, ठीक है। आगे हम इसी में देख लेते हैं कि अमृतलाल नागर की क्या है, तो ये अमृत और दुष्ट, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की क्या है, चिदम्बरा। शरद चंद्र चटर्जी की क्या है, देवदास। और जयदेव की क्या है, गीत गोविंद। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसकी है, तो ये कार्ल मार्क्स की है, किसकी, कार्ल मार्क्स की। आगे इसी में देख लेते हैं संघर्ष की ओर पुस्तक, इसके लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। प्रेजेंट डायरी कौन है, तो जयप्रकाश नारायण। ए पैसेज टू इंडिया किसकी है, ई एम फोस्टर की। अगला है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्र की है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है, तो बिपिन चंद्र है। इसके बाद में आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द, ठीक है, डिजिटल एज नामक पुस्तक कौन है, प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक। अगला है मदर इंडिया पुस्तक कौन लिखा, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। मदर इंडिया जो हमारा लिखा कैथरीन मेयो ने, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन वार, ठीक है, ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखा, विनायक दामोदर सावरकर ने। आनंद मठ ये बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। और साधना रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। इसके बाद में झंडा गीत किसने लिखा था, तो श्यामलाल पार्षद ने। ध्यान रखिएगा किसने लिखा था, श्यामलाल पार्षद ने, ठीक है। इसके बाद में हमारा हो जाता है राष्ट्रभक्ति गीत है मेरे वतन के लोगों, इसको किसने लिखा, प्रदीप द्वारा। किसने, प्रदीप द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा
मोहम्मद इकबाल ने लिखा था और ये जो है पंजाब से संबंधित था। ठीक है, देखिए इसमें पुस्तक है और उनके लेखक है। तो पहला है अनएकेस्टड, ठीक है, अर्थ इसकी झुम्पी लहेड़ी थी। इसके अलावा तबक़ात ये अकबरी, ये निज़ामुद्दीन ने लिखा था। तबक़ात ये नासिरी मिन्हाजुद्दीन बिन सिराज ने लिखी थी। तबक़ात ये फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। और तारीख़ यामिनी ये किसने लिखी थी? कुतुबी ने। किसने लिखी थी? कुतुबी। और इसी में हमारा हो जाता है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया, कौन सी? पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये किसने लिखी थी? तो ये रजनी कोठारी ने लिखी थी। ये बात भी ध्यान रखिए। आगे हमारा इसी में हो जाता है कि मुंशी इंसा अल्लाह खां ने उदय भान चरित लिखी। बाबू देवकी नंदन खत्री ने जो है काजर की कोठरी, प्रताप नारायण मिश्र ने हठी हमीर और जयशंकर प्रसाद का कंकाल है। ठीक है, अंधा युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। यहाँ पर देख लेते हैं स्थान समूह जहाँ पर 12वें वर्ष, ठीक है, कुंभ का मेला लगता है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रयाग हो जाता है, हरिद्वार हो जाता है, उज्जैन और नासिक, इन चारों जगहों पर लगता है। ध्यान रखिएगा, प्रयाग गंगा यमुना के जो है संगम पर है और हरिद्वार जो है ये गंगा नदी पर है उत्तराखंड में। उज्जैन क्षिप्रा नदी पर है और नासिक हमारा जो हो जाता है ये गोदावरी नदी पर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद त्यौहार है। बिहू जो है असम में, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में और बैसाखी पंजाब में। हमारा अगला हो जाता है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध ओणम का संबंध किससे है? महाबली से। ठीक है, डोल यात्रा, ओणम, पोंगल, विश्वकर्मा पूजा त्योहारों में से आतापू संबंधित है किससे? ओणम त्यौहार से। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह प्रसिद्ध है तो महाराष्ट्र से। ठीक है, तमाशा और लावणी। ठीक है, अगला है उस देवस्थान का नाम बताइए, मुख्य देवता अन्य तीन से भिन्न है। तो कौन? जगन्नाथ। ठीक है, अगला है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो हमारे मठ हैं, जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। अगला है भारत में अनेक तीर्थस्थली श्री शैलम की यात्रा करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में। ठीक है, अगला आ जाता है बौद्ध स्थल में तपो मठ कहाँ है? तो तपो मठ ध्यान रखिएगा ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है। और लोसांग एक उत्सव है, तो ये कहाँ का है? लोसांग ध्यान रखिएगा सिक्किम का है। कहाँ का है? सिक्किम का है। आगे हमारा इसी में हो जाता है चारकूट महोत्सव मनाया जाता है मिजोरम में। ठीक है, इसके बाद हमारा हो जाता है ये जितिमा त्यौहार मनाया जाता है भोपाल में। महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह थे, तो वो कौन थे? और वो थे विचित्रवीर। अगला है काबा है मुस्लिम का पवित्र, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनेगाग। ठीक है, आगे हो जाता है संस्कृत की प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में। चुंबकीय दिशा सूचकांक यंत्र सर्वप्रथम मिलता है कहाँ पर? तो ये मिलता है जावामी मिल हिकायत में। ठीक है, हिकायत में। अगला हमारा है विद्याशंकर मंदिर कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद राजा रानी मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। कंदरिया महादेव मध्य प्रदेश में और भीमेश्वर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फिर इसके बाद में देख लेते हैं टबो मठ एवं मंदिर संकुल। ठीक है, टबो मठ एवं मंदिर संकुल स्पीति घाटी में है। अलची मंदिर संकुल कहाँ है? लद्दाख में। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कांची में है। ठीक है, आगे हमारा हो जाता है उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार श्री त्यागराज को सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है, तंजावुर में। ठीक है, अगला है सूफिया कलाम जो एक प्रकार के भक्ति संगीत की विशेषता है। कहाँ पर? कश्मीर में। ठीक है, मीमांसा दर्शन संबंधित है किससे? कर्म से। ईश्वर की पूजा, ठीक है, जागर पद्धति कहाँ से है? ये उत्तराखंड से। रथ महोत्सव पुरी में। ठीक है, और मधुमिता राउत ये उड़ीसा नृत्यांगना है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा चक्रवर्ती चिकित्सक हैं। मीरा भाटिया विधि वेत्ता है और साध्वी साधना क्या है? गृहिणी चिकित्सक है। अब यहाँ देख लेते हैं जो भजन भजन सोपारी है संतूर से संबंधित है। बिरजू महाराज कथक से हैं, इन दोनों लोग की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, प्रियदर्शनी गोविंद भरतनाट्यम से हैं और टीवी गोपाल कृष्णन किससे हैं? मृदंग से हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं प्रसिद्ध कलाकार अल्लाह रखा तबला से हैं, देबू चौधरी ये सितार से हैं और अमजद अली किससे हैं? सरोद से। अगला हमारा इसी में हो जाता है पन्ना लाल घोष बांसुरी वादक हैं और हरिप्रसाद चौरसिया भी किससे संबंधित हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया भी बांसुरी से संबंधित है। ठीक है, और यहूदी मेनुहिन जो है ये वायलिन से संबंधित है। ठीक है, अगला है काव्याकृति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाले पहले लेखक कौन थे? तो अमीर खुसरो हैं। अगला है शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध रचनाकार राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है? सवाई प्रताप सिंह। कौन है? सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, और अगला हमारा हो जाता है सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा। ठीक है, ध्रुपद के संबंध में सही है। क्या सही है? ध्रुपद प्रमुख भक्ति एवं अध्यात्म संगीत है। अगला हमारा इसी में है उमाकांत एवं रमाकांत गुंडीचा बंधु संबंधित है किससे? ध्रुपद गायक से। अगला है राग। ठीक है, कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? कृष्णानंद व्यास हैं। अगला है वह राग जो सुप्रभात के समय पर गाया जाता है, तो उसका नाम तोड़ी है। क्या है? तोड़ी। आगे इसी में देख लेते हैं। ठीक है, हमारा जो है कमला मंडल छः मोती ये मोहिनीअट्टम से हैं। कोट्टकलम शिवरामन किससे? कथकली से। लक्ष्मी विश्वनाथन किससे? भारतनाट्यम से। यन माधवी देवी मणिपुरी से हैं। ठीक है,
भारतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत भी कह सकते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में और मोहिनीअट्टम केरल में। अगला हमारा हो जाता है, ठीक है, कि ओडिसी नृत्य संबंधित है उड़ीसा से। और आगे देख लेते हैं इसी में कि विख्यात सत्रिया नृत्य के संदर्भ में क्या, सत्रिया नृत्य जो है सत्रिया संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। यह असम के वैष्णव शताब्दियों को पुरानी जीवंत परंपरा है। आगे इसी में देख लेते हैं कि भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम तथा ओडिसी नृत्यों में से कौन एकल नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम गरबा कहाँ, गुजरात में, मोहिनीअट्टम केरल में, यक्षगान कर्नाटक में। अगर पूछ ले कालबेलिया डांस किससे संबंधित है, तो ये राजस्थान में, ध्यान रखिएगा, सर्पों से संबंधित है। आगे हमारा हो जाता है कि आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बुर्रा डांस होता है, असम में बिहू होता है, हिमाचल प्रदेश में नटी होता है, राजस्थान में घूमर होता है और कालबेलिया भी कहाँ पर होता है, राजस्थान में। ठीक है, आगे हमारा आ जाता है असम में ओजापली, हिमाचल में लुट्टी, पश्चिम बंगाल में जात्रा और बिहार में जाटा जाटिम। ठीक है, कहाँ पर, जाटा जाटिम। आगे हो जाता है, ठीक है, और कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है किससे, तमिलनाडु से। आगे अगला देख लेते हैं इसी में जो हमारा है कि शहनाई से बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, शहनाई से बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा। और सरोद से अमजद अली खां चित्रकार, मकबूल फ़िदा हुसैन, तबला से अल्लाह रखा और सितार से रविशंकर प्रसाद। ठीक है, कौन, रविशंकर प्रसाद। इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं विलायत खान सितारा, ठीक है, सितार से हैं, अल्लाह रखा तबला से, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से और अमजद अली सरोद से। इससे सरोद। आगे इसी में देखते हैं बिरजू महाराज कत्थक से, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, अली अकबर सरोद से, जाकिर हुसैन तबला से। ठीक है, उसके बाद में श्री बीजी जोग विख्यात हैं वायलिन संगीत से। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सम्मिलित करना है। शिव कुमार शर्मा संतूर से, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, असद असद अली खां ये रुद्र बीड़ा से, ध्यान रखिएगा, रुद्र बीड़ा से हैं, प्रमोद गायकवाड़ किससे हैं, सुंदरी से। ठीक है, इसके बाद में आगे हम देख लेते हैं ख्याल गायन, देख लीजिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ख्याल गायन जो है ये सूरज खां से है। इसके बाद पखवाज पंडित अयोध्या प्रसाद, बीड़ा वादन सादिक अली और तबला वादन बीरू मिश्रा से। आगे हम देख लेते हैं फिर से रविशंकर शर्मा संतूर से। ठीक है, और भजन सोपारी भी किससे थे, संतूर से। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर हिंदुस्तानी संगीत से, बीजी जोग किससे थे, वायलिन से, और अली अकबर खां सरोद वादक थे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आगे हम इसी में देख लेते हैं जो हमारे रविशंकर प्रसाद हैं सितार से हैं। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, ओंकार नाथ ठाकुर वायलिन से और बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई से है। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो हो जाता है किशन महाराज तबला वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, पंडित गोपाल जी मिश्रा सारंगी वादक से और कुतुब सिंह पखवाज से, किससे, पखवाज से। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों ने, ठीक है, आधुनिक भारत, कौन सा, आधुनिक भारत जो है इसका जो पॉइंटर से था वो हमने पूरा पढ़ा दिया था, किससे, पॉइंटर से। और ये 3 पार्ट में पढ़ा हो, कितने, 3 पार्ट में। तो आप लोग जो है इसको देखिएगा, ये प्लेलिस्ट में हिस्ट्री के पढ़ा होगा, भारत का इतिहास प्लेलिस्ट डला हुआ है, उसी में इतिहास से संबंधित जितने भी PDF से पढ़ाए गए सारे मैटर आपको मिल जाएंगे और ये सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। आप लोग इसको देखिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि किस प्रकार की जो है दिक्कत है, क्या सुधार किए जा सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।